जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में कि किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है, आवेश होता क्या है और किसी वस्तु पर आवेश आने के लिए उस वस्तु में कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग आवेश के बारे में। तो देखिए, आवेश जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि आवेश किसी वस्तु का एक गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। जो छोटी छोटी वस्तुओं को या किसी भी प्रकार की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने या अपनी ओर से प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। कहने का मतलब ये है कि आवेश कोई पदार्थ नहीं होता है, बल्कि किसी वस्तु पर आने वाला ये एक तरह का गुण होता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, ना तो इसे देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह वस्तु किसी वस्तु को अपनी ओर या तो आकर्षित कर सकती है या तो प्रतिकर्षित करती है। जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है या प्रतिकर्षित करती है। जैसे आपने बचपन में जब कंघी को बालों में रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जब कागज के पास ले जाते हैं तो कागज कंघी की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम वस्तु को रगड़ते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। इसी गुण को कहते हैं आवेश। या तो वस्तुओं को वो अपनी ओर आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करते। लेकिन बात आती है, आवेश क्या सभी वस्तुओं पर आ सकता है? इससे हम कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर किसी वस्तु पर आवेश है, इसका मतलब है उस वस्तु का द्रव्यमान होगा। यानी कि बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब इसका अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो क्या इस मार्कर पर कोई आवेश है? वर्तमान समय में इस मार्कर पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अगर किसी वस्तु पर आवेश ले आना है तो उसके लिए उस वस्तु का द्रव्यमान होना जरूरी है। अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान नहीं होगा उस वस्तु पर आवेश नहीं आ सकता। लेकिन जिस वस्तु पर आवेश है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो आवेश ले आने के लिए ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब बात करते हैं आवेश किसी वस्तु पर आता कैसे है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि आवेश किस पर आता है? पदार्थ पर आता है। और पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? पदार्थ परमाणु से मिलकर बनते हैं। किससे? परमाणु से मिलकर बनते हैं। और परमाणु किससे मिलकर बनते हैं? ये छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ है तो वो परमाणुओं से मिलकर के बनेगा, और परमाणु छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु में दो भाग होते हैं। अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो इसका सबसे ठोस भाग होता है, जो केंद्र में पाया जाता है, ठोस व धनावेशित भाग, जो कहाँ पर पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साधारण भाषा में नाभिक। और दूसरा भाग होता है बाहर का, जो बड़ा हिस्सा होता है, वो नाभिक के बाहर का भाग होता है, जो जिसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली होता है, यानी कि खोखला होता है। तो परमाणु के बेसिकली दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है ठोस व धनावेशित भाग होता है, जो केंद्र में पाया जाता है, यानी कि परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, और जो कैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक में ही हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और जो खाली स्थान होता है, इन खाली स्थानों में बहुत सारी कक्षाएं बनी होती हैं। उन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे परमाणु की अगर बात करें तो ये नाभिक है, और इसकी बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस नाभिक में ही कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग जानते हैं प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, यानी कि धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और इन बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों पर ही माइनस चार्ज होता है। इन इलेक्ट्रॉनों पर ही माइनस चार्ज होता है। तो किसी भी परमाणु पर या किसी भी पदार्थ पर आवेश आने के लिए जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये इलेक्ट्रॉन ही होता है। किसी भी परमाणु का धन आवेशित होना या ऋण आवेशित होना, ये पूरी तरह से उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, चलिए इस चीज को अब हम समझते हैं। देखिए, आवेश जैसा हम लोग जानते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अगर धन आवेश कब आता है किसी भी पदार्थ या परमाणु पर, जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और ऋण आवेश कब आता है, जब कोई पदार्थ या परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करने से क्यों चार्ज, मतलब परमाणु पर या पदार्थ पर आवेश आ जाता है। तो हम जानते हैं कि नाभिक यानी कि जो परमाणु होता है, जैसे परमाणु कैसा होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु कैसा होता है, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की वजह से ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की वजह से धन आवेश आता है। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। अभी ये उदासीन है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। यानी कि हम लोग जानते हैं नाभिक में कौन रहेगा, ये नाभिक है, यानी कि
यहाँ पर 11 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या जो भी हो, चलिए हमको मतलब किससे है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो और इसमें क्या होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। अब बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो अभी आप देखें तो हमारे पास 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही क्या हैं, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस, दोनों की संख्या समान है, तो ये दोनों मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और परमाणु कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। लेकिन जब यही एक इलेक्ट्रॉन इसकी बाहर की कक्षा को छोड़ करके चला जाता है, यानी कि Na में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितनी हो जाए, 10, और एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके चला जाता है, यानी कि 2,8 इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं, तो उस स्थिति में इसके पास 11 प्रोटॉन हो जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की एक संख्या बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। तो यही एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण ही इस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो मिल करके इसके 10 प्रोटॉन के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लेकिन एक प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा बच जाता है वही नाभिक के धन आवेश की मात्रा को बढ़ा देता है और पूरा का पूरा परमाणु कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो जितने प्रोटॉन थे प्लस के, दोनों पे चार्ज कितना होता है, सेम होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें और प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो दोनों पे चार्ज सेम होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। बस अंतर इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का होता है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस का होता है, बस यही अंतर है। तो अगर दोनों के ऊपर आवेश की मात्रा समान है और दोनों की संख्याएं भी समान है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तो उस समय परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। लेकिन यही सोडियम अगर अपने बाहर की कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, यानी कि इसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, यही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 10, जबकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11। तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ का 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ का एक प्रोटॉन तो बचा हुआ है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो यही एक एक्स्ट्रा बचा हुआ प्रोटॉन इस धन आवेश को बढ़ा देता है, जिसके कारण परमाणु पर धन आवेश आ जाता है। और यही सेम प्रक्रिया माइनस चार्ज आने पर भी होती है। जैसे ये तो हो गया धन आवेश के लिए। अब अगर हम बात कर लें एक दूसरे परमाणु क्लोरीन के बारे में, अगर हम एक दूसरे परमाणु क्लोरीन के बारे में बात करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 8 7 होता है। केंद्र का भाग नाभिक होगा, तो यहाँ पर परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे किसी परमाणु में, यानी कि 2 8 2 10 7 17, तो यहाँ पर 17 ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही होते हैं।
अब देखिए यहाँ पर 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके परमाणु को कैसा बना दे रहे हैं, उदासीन बना दे रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु तभी अस्थायी होता है जब उसके बाहर के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अगर यही क्लोरीन अपने बाहर के कोश से, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है नाभिक में, और ये अपने बाहर के कोश से अगर 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे, यानी कि बाहर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अगर इसके बाहर के कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये ग्रहण कर ले तो इस पर, यानी कि बाहर के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे वाले कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल हो गई है 18। अभी तक 2 था, 8 2 10 8 18, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉनों की संख्या रह गई 17 प्रोटॉन। तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, नष्ट करके 0 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ही इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि ऋण आवेश को बढ़ा देता है, और परमाणु कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर परमाणु की हम बात करें तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर क्या आ जाता है, धन आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की वजह से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य की कक्षा में कम हो जाती है, जिसके कारण परमाणु कैसा हो जाता है, धन आवेश हो जाता है। लेकिन अगर ऋण आवेश की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की वजह से बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या वही रह जाती है, और बढ़ी हुई संख्या ही इलेक्ट्रॉनों की परमाणु पे ऋण आवेश की मात्रा को बढ़ा करके परमाणु को क्या कर देती है, ऋण आवेशित कर देती है। तो इस तरह से परमाणु क्या होते हैं, या तो वो उदासीन, या तो वो धनावेशित हो जाते हैं, या तो वो ऋण आवेशित हो सकते हैं। लेकिन बात आती है इन इलेक्ट्रॉनों को इसमें प्रवेश कैसे कराया जाता है, यानी कि ये तो सही है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेकिन कैसे, अपने आप से तो होगा नहीं ऐसा। तो इसके लिए जरूरत होती है हमें ऊष्मा की। अगर हमें इलेक्ट्रॉनों का या त्याग करवाना हो या इलेक्ट्रॉनों को क्या करना हो, ग्रहण करना हो, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है ऊष्मा की। बिना ऊष्मा के ना तो परमाणु अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करता है। तो आखिर ये ऊष्मा आती कहाँ से है, तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। घर्षण विधि। वस्तुओं को आवेशित करने की विधि, वस्तुओं को आवेशित करने की विधि, मतलब वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जाता है। तो इसके लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि की अगर हम बात करें तो वो है घर्षण विधि। दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो ये है चालन विधि, और तीसरी विधि की अगर बात करें तो ये है प्रेरण विधि। वस्तुओं को आवेशित करने के लिए यही 3 विधियां मुख्य हैं, जिसमें से अगर घर्षण विधि की बात करें हम, तो घर्षण विधि क्या है, हम 2 अलग अलग वस्तुओं को लेते हैं और उनको आपस में रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों के निकलने की वजह से धन आवेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाते हैं, यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे बात आती है ये इलेक्ट्रॉन निकलते क्यों हैं। तो जब किसी भी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो उसके बाह्य के कोश से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे
अगर हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ें तो हमारे हाथों के बीच में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी तरह से जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने की वजह से वहाँ पे एक मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वह ऊष्मा उसी ऊष्मा की वजह से जो परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऊष्मा पाने के कारण वो अपनी बाहर की कक्षा को छोड़ करके दूसरी वस्तु पर जाने लगते हैं, जिसके कारण जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं या जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो ये होता है घर्षण विधि कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है।